हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर। एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यूकमर हैं। आप अगर पहली बार मार्केट के अंदर आए हुए हैं या अगर आपने मार्केट में कभी भी इतना फॉल नहीं देखा है आज से पहले, आप देख रहे होंगे कि जो आपके पोर्टफोलियोज हैं इस समय वो 10, 15, 20, 25, 30% तक गिरे हुए होंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं और इस मार्केट में अगर आप पैनिक कर रहे हैं, ठीक है, तो आज का सेशन आपके लिए है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप नए निवेशक हैं या फिर ऐसे इंसान जो मार्केट के इस पैनिक से घबरा रहे हैं तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा डेटा डिस्कस करेंगे और उसके बाद कि ऐसे में आपको इस मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट थोड़ा सा वीक होता है। अगर आपका माइंडसेट मार्केट के अंदर अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो इस मार्केट में आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। ओके, न्यूकमर हैं, पहली बार चैनल देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, शुरू करते हैं। चलिए, नाउ आज की डेट में अगर आप निफ्टी की हालत देखिए तो 300 पॉइंट डाउन होके और जो चार्ट पैटर्न है वो बुरी तरह से वीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये चार्ट बेसिकली लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, हर एक जो अगला लो बन रहा है वो पिछले लो से नीचे और हर एक हाई अपने पिछले हाई से नीचे बन रहा है। तो लोअर लोज लोअर हाई जब मार्केट के अंदर फॉर्म होने लगता है चार्ट के ऊपर तो पूरी तरह से वो चार्ट वीक हो जाता है और यही इस समय यहां भी दिखाई दे रहा है। एक 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का मेजर रेसिस्टेंस लेकर वहां से निफ्टी कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ रख रहे हैं और उन सेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो एक तरफ से हम लोग ये टोटल 29 चार्ट्स हैं, इनको देखेंगे। नाउ स्मॉल कैप की हालत देखिए आज की डेट में। जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 100, देन सर्विस सेक्टर निफ्टी रियलिटी हालत यहां भी खराब है। नाउ कॉन्टिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रही हैं, किसी तरह की कोई रिकवरी के संकेत नहीं आ रहे हैं। पीएसयू बैंक्स, कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि जो बैंक हैं वो थोड़े से स्ट्रांग हो गए। उसकी वजह क्या थी कि आरबीआई ने रेट कट किया था तकरीबन 0.25 बेसिस का। तो ये लग रहा था कि लिक्विडिटी मार्केट के पास में थोड़ी सी रहेगी। जब पैसा मार्केट के पास में रहेगा तो इकॉनमी के लिए थोड़ा बेहतर संकेत होगा, पर वहाँ से भी किसी तरह का कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस नया फ्रेश लो बना रहा है और एक राउंडिंग टॉप पैटर्न के बाद कॉन्टिन्यूसली फॉल जारी है। प्राइवेट बैंक्स, जो पीएसयू बैंक्स हैं उससे थोड़ी हालत ठीक है प्राइवेट बैंक्स की, पर फिर भी वीकनेस है। फार्मा एक नए लो की तरफ धीरे धीरे जा रहा है और लेटेस्ट देखिए कि 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ने के पीछे पड़ रहा है। देन मिड कैप 150 देखेंगे तो स्मॉल कैप से ज़्यादा मिड कैप की पिटाई हो रही है। ठीक, मिड कैप 100 का भी सेम वही हाल है और फ्रेश नया लो बन रहा है। मेटल्स सेम वही समस्या है मेटल के अंदर, और मेटल के अंदर ये प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रही है बिकॉज यूएस की तरफ से जो 10% का टैरिफ डाला जा रहा है चाइना के ऊपर, उससे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी कि चाइना की तरफ से जो डंपिंग होगी मेटल्स की वो इंडियन मार्केट के अंदर होगी। इसलिए जो इंडिया के हमारे जो अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको प्राइस वॉर सहनी पड़ेगी और उनके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। इस वजह से मेटल्स के अंदर भी आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी। खैर, मीडिया कभी भी बड़ा पैसा कमा कर नहीं दिया है किसी को, तो मीडिया देखने का कोई मतलब नहीं है। इकलौता एक जो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा स्ट्रांग बचा हुआ है दैट इज निफ्टी आईटी, और यहां पर भी पर वीकनेस दिख रही है आपको बिकॉज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है। इंफ्रा, हालांकि बहुत बातें हो रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगा। करीब 11 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को इस बार खर्च करने हैं, पर यहां भी गिरावट कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। एफएमसीजीज हालत खराब है बहुत बुरी तरह से। जो रिकवरी थोड़ा बहुत भी देखने को मिल रही थी सस्टेन नहीं कर पाई, पूरी तरह से गिर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक प्रॉब्लम और थी कि जो छोटे टिकट साइज के कंपनियां हैं जो छोटे टिकट साइज की जो लोन देने का काम कर रही हैं उनके ऊपर समस्या थोड़ी गहराएगी। एनर्जी सेक्टर, हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आएंगे और उसके साथ में डेटा सेंटर का एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी एनर्जी होगा, उसके बावजूद गिरावट बहुत गंदी हो रही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जो गिरावट है इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा शामिल है। ठीक है, देन कंजम्पशन सेम वही स्टोरी है। निफ्टी ऑटो थोड़ा बहुत स्ट्रांग बचा है, पर निफ्टी ऑटो के अंदर भी गिरावट कॉन्टिन्यूसली जारी है। और ओवरऑल खैर निफ्टी की हालत तो खराब है ही, और जो मेजर नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी के पास में मिलने वाला है वो है 22,600। नाउ ये जब आपने पूरी पिक्चर देखी तो आपको ओवरऑल हर सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जो स्ट्रांग सेक्टर बचा हुआ है अभी आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी था, जहां पर कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बची है, वरना ज़्यादातर सारे सेक्टर्स गिर रहे हैं। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब मार्केट में ओवरऑल ऐसी गिरावट हो रही हो
और आप बिल्कुल नए निवेशक हो मार्केट में, तो आपको क्या करना चाहिए? और ये बताइए कि आप हमारी बात क्यों सुने, कि भाई हमारी बात आप क्यों सुने, कि हमारे पास में ऐसा कौन सा नॉलेज है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम या पैनिक उन लोगों के साथ ज़्यादा है जिन्होंने मार्केट के अंदर लंबा टाइम नहीं देखा है, एक। दूसरा, जिनका कॉन्सेप्ट मार्केट के बारे में क्लियर नहीं होगा, वो इस समय सबसे ज़्यादा पैनिक करेंगे, ठीक है? जिन्होंने मार्केट समझी नहीं, जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके पास में पैनिक ज़्यादा होगा। हमारे पास में पैनिक क्यों नहीं है, ठीक? या हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? नाउ देखिए कि आज की डेट में जो ट्विटर हैंडल है हम लोग का, यहाँ पे हमने एक चीज़ डाली थी। क्या डाला था कि आज हमने EMS लिमिटेड के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में बाई किया है। व्हेन मार्केट इज वीक, इट इज टाइम टू वर्क ऑन आवर माइंड सेट। बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज, बट बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, जस्ट बाय स्मॉल क्वांटिटी, इट विल हेल्प इन लॉन्ग रन। हमने कहा था कि आज मतलब जब मार्केट सबसे ज़्यादा वीक है, जब सबसे ज़्यादा डर है आपको मार्केट के अंदर, उस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। भले थोड़ी खरीदारी करो, आपका पोर्टफोलियो ₹1,00,000 का है, आप ₹10, ₹20 या ₹50 की खरीदारी करो, पर करो। क्वेश्चन है क्यों, ठीक है? इस बात को समझना। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग कभी कभार जब बैठते हैं दोस्तों के बीच में या इन्वेस्टर्स के बीच में, तो बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हम लोग वॉरेन बफे के जो कोट्स हैं कि व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट यू शुड बाय, या व्हेन एवरीबडी इज इन पैनिक यू शुड बाय, तो उस समय तो हम लोग ये कोट फेंक के मारते हैं, ठीक है? पर हम कभी भी इन कोट्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, जबकि मार्केट में बड़ा पैसा कमाने का टाइम यही है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक चीज़ बताते हैं। सोचिए कि एक अच्छी कंपनी लाइक प्रिकॉल जैसी कंपनी, हम सभी को पता है कि प्रिकॉल के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न, अच्छा रिटर्न हमको बना, ठीक है? जब ये कंपनी अपने हाईएस्ट लेवल पर 562 के आसपास में है, उस समय अगर हम आपसे कहें कि प्रिकॉल अगर आपको ₹200 पे मिल जाएगी, तो क्या आप परचेस करेंगे? सारे के सारे लोग एकदम से कहेंगे कि हाँ यार, हम बिल्कुल परचेस करेंगे, ठीक है? ऐसे समय में प्रिकॉल का रेट नहीं देखा जाता है, देखा जाता है प्रिकॉल का वैल्यूएशन। कंपनी के अंदर ग्रोथ है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ग्रोथ है कंपनी में, ठीक? वैल्यूएशन अगर प्रिकॉल का सस्ता हो जाए तो क्या आप प्रिकॉल खरीदेंगे? सारे के सारे लोग कहेंगे बिल्कुल खरीदेंगे। तो जब आपके पास में ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार अभी हमको सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे कि हमको सस्ता खरीद कर महंगा बेचना है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, तभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट मिलेगा। जब आपके पास में ये माइंडसेट आएगा, तब आप मार्केट से नहीं घबराएंगे। अब इसको समझिएगा, हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ है ना। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हुआ है अपने सामने, ठीक है? ये पर्टिकुलर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब मार्केट बैक टू बैक लोअर सर्किट्स लगा रही थी, ठीक है? और कहाँ से गिरी है देखिए, देखिए मार्केट जो 2008 का क्राइसिस था, इसको ध्यान से देखना आप। ये मतलब वर्ल्ड लेवल पर इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा तहस नहस हुआ था, ठीक है? रियल एस्टेट 6,000 से गिरा था, और कितना? 2,500 पे, मतलब 60% के करीब वैल्यू इरोड हो गई थी। ये था 2008, ठीक? देन 2008 के बाद में जो एक अच्छा जो टाइम था जहां पर गिरावट देखने को मिली थी, वो था 2014 के आसपास में, जब बहुत लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर कहीं कुछ नहीं हुआ। ये बेसिकली वो टाइम था 2014-15 के आसपास में, जब जो ऑटो सेक्टर है मार्केट का, वो बैक टू बैक 9 क्वार्टर्स ऑटो सेक्टर के खराब हुए थे, ठीक? देन उसके बाद में हम लोगों ने पैंडेमिक देखा। पैंडेमिक में तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन थी कि जो आउट ऑफ द वे थी बिल्कुल। 12,000 से निफ्टी गिरना शुरू हुआ और कहाँ पहुंच गया जाके? 8,000 के आसपास, ठीक है? कितना गिरा? करीब करीब 30%। नाउ जितने लोग हमारे साथ में हैं उन सभी लोगों को याद है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों ने मार्केट में परचेस किया था, स्पेशली जब 2 दिन लोअर सर्किट लगा था, तब हम लोगों ने बैक टू बैक परचेस किया था। सबके साथ मिलकर बैठ के हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जब मार्केट के अंदर वीकनेस है तब हमको बाय करना चाहिए। हुआ। फिर उसके बाद ये वाला पर्टिकुलर जो फॉल पॉइंट था, इस पॉइंट पे भी हम लोगों ने बाय किया। अब अगर आप यहाँ से इस मार्केट को बेसिकली आप वैल्यू वाइज देखो तो मार्केट के अंदर फॉल कितना हुआ है? 25,000 से गिर के 23,000 के आसपास आया है। कितना? 26,000 से गिर के 23,000 के आसपास कितना हुआ? 3,000 पॉइंट निकल गया ना। 26,000 से 3,000 पॉइंट निकल गया तो भी मार्केट के अंदर फॉल कुछ नहीं हुआ। जो आपका पोर्टफोलियो अभी 25-30% का फॉल दिखा रहा है, एक मार्केट के अंदर एक सेइंग है, वो है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू सी 40% फॉल इन योर पोर्टफोलियो, यू शुड नॉट बी इन द मार्केट। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 40% का फॉल देखने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको मार्केट में नहीं होना चाहिए। और यही मार्केट की लर्निंग है, ठीक है? इस वजह से क्या करिए कि जब कभी भी इस तरह के पैनिक सिचुएशंस होती हैं तो थोड़ा हिस्ट्री देखिए पीछे कि क्या मार्केट के अंदर इस तरह का पैनिक होता था। बिल्कुल होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे समय में अगर हम नए निवेशक हैं तो हम लोग को मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। देखिए, पैनिक पता है इस समय मार्केट में कौन हो रहा है? पैनिक वो कर रहा है जिसको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी नहीं।
जो पढ़ नहीं रहा है, जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। जिसको मार्केट के बारे में जानकारी है, एक्सपीरियंस है, वो पैनिक नहीं हो रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है शांति से, और वो क्या कर रहा है वही काम आपको भी करना चाहिए। आप न्यू कमर हैं, सबसे पहली चीज़ है कि आपको मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पढ़ना चाहिए। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अभी हम उनसे पूछें अगर कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर हमको बता दो, तो बहुत सारे लोगों को ये अंतर ही नहीं पता होगा। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये है मार्केट के अंदर जो पढ़ाई करने वाले हैं वो मुश्किल 5% लोग हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पढ़ना चाहिए। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, मार्केट का ये फॉल किस वजह से आया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जाहिर है कि हमें से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मार्केट का ये फॉल बेसिकली रुपए के अंदर जो फॉल आया है, रुपए की वैल्यू गिरी है, इसकी वजह से मार्केट का ये मेजर फॉल है। रुपए की वैल्यू गिरी तो इसकी वजह से एफआईआईज निकल के यहाँ से भागा, ठीक। ये मेन वजह थी मार्केट के अंदर फॉल की, और उसके साथ में कहा जा रहा था कि जो इंडियन मार्केट है वो थोड़ी सी महंगी हो गई। अगर आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा समझ में नहीं आता है कि रुपए की वैल्यू गिर रही है तो एफआईआईज क्यों जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि एफआईआईज वापस कब आएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पढ़ना चाहिए। कहाँ मिलेगा आपको, सीधे गूगल पे जाइए, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ऐसी अच्छी, इकोनॉमिक टाइम्स है कहीं भी, और उसमें बड़ा डेटा सर्च करिए, ठीक है, कि रेट कट से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाएंगी तो उससे क्या असर पड़ेगा। जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ी पिक्चर मिलेगी मार्केट के बारे में। जब आपको बड़ी पिक्चर मिलेगी तो जो इस तरीके की घबराहट होती है थोड़े टाइम की, ये घबराहट आपकी निकलेगी। तो पहला क्या करना है काम, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। और ऐसा नहीं है कि आप लग के बस 8 घंटे पूरा ये पढ़ते हैं, नहीं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकालिए, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रिपेयर सेक्टर एनालिसिस। क्यों सेक्टर एनालिसिस की क्या ज़रूरत है, देखिए सोचिए कि आज आपने तैयारी नहीं करी फ्यूचर के लिए कि हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो जिस दिन मार्केट रिकवर होगी आपको लगता है कि आप उसी समय एक आइडिया भी निकाल लेंगे कि हमको क्या खरीदना चाहिए और उस समय खरीद भी लेंगे, नहीं होगा। आज वो टाइम है जब हम लोगों को सेक्टर एनालिसिस करनी चाहिए। क्यों, अभी मार्केट गिर रही है इस समय, ठीक है, तो होगा क्या कि जो सेक्टर्स आज से 6 महीने 1 साल पहले चल रहे थे, आपको लगता है कि 1 साल के बाद वही सेक्टर चलेंगे। इसको कंपेयर करिएगा, अभी हम बताते हैं आपको। रेलवे और डिफेंस के सेक्टर चल रहे थे, आज लेटेस्ट प्रधानमंत्री गए हुए हैं फ्रांस, और फ्रांस के अंदर जो एक सम्मेलन चल रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले साल जो होने वाला सम्मेलन है, इसका नेक्स्ट सम्मेलन जो होगा उसकी अगुवाई इंडिया कर सकता है, अगवानी, ठीक है। दैट मीन्स कि हमको एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि अभी जो ट्रेंड होगा वो धीरे धीरे एआई की तरफ जाएगा। यानी अगर आपको एआई सेक्टर के अंदर बढ़िया कंपनी सोचिए मिले, तो क्या आपको लगता है कि जो रेलवे वाली कंपनियां होंगी वो सेक्टर से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा या एआई वाला? तो जाहिर है कि फ्यूचर जो आने वाला है वो इसके बारे में होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, दिल्ली का पूरा इलेक्शन किस एक चीज़ के चारों तरफ घूमा, वो था साफ सफाई दिल्ली की और यमुना की क्लीनिंग। अब आप सोचिए कि अगर हमको सामने दिख रहा है कि एक स्टेट का इलेक्शन इसके ऊपर जीता गया, दैट मीन्स कि जो रिसाइकलिंग या साफ सफाई वाली चीज़ है, जो वो सेक्टर है पर्टिकुलर, रिसाइकलिंग का सेक्टर, वाटर रिसाइकलिंग का सेक्टर, उसके लिए फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना। अगर ये 3 साल पहले 5 साल पहले नहीं था तो अब ये हो सकता है कि ये अच्छा हो। तो आप तैयारी करते हैं नए सेक्टर के बारे में, पढ़ाई करते, उसके अंदर अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा सेक्टर होगा फ्यूचर में जिसके अंदर बड़ा पैसा बन सकता है। ये काम हमको आज करना होता है। जब मार्केट में पैनिक है, जब आप कुछ खरीद बेच नहीं सकते हैं, तब आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं अपने आगे आने वाले सेक्टर्स के लिए। और क्या हम लोग ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल ये काम कर रहे हैं हम इस समय। हम वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फ्यूचर के सेक्टर्स होंगे, किन सेक्टर्स के अंदर मार्जिन थोड़े दूसरों से ज़्यादा हैं और किन सेक्टर में हमारे पास अच्छी कंपनियां हैं। तो अगर आपको कुछ करना है इस मार्केट में तो आपको सेक्टर एनालिसिस प्रिपेयर करनी है कि फ्यूचर में वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं। अब देखिए मज़ेदार चीज़ है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पढ़ेंगे तभी आप सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेक्टर होगा जो फ्यूचर में अच्छा काम करेगा। थर्ड, ट्रैक गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर फ्यूचर। ये तीनों चीज़ें एक ही से जुड़ी हुई हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आप जब ट्रैक करना शुरू करेंगे तो ये माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज जब ट्रैक करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है? सोचिए, गवर्नमेंट जहां पैसा डालती है वही सेक्टर सबसे पहले आगे चलना शुरू करते हैं। क्यों? बड़ा पैसा पहले गवर्नमेंट डालती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ही इस चीज़ को पुश कर रही है तो यार फिर इसमें पैसा डालना चाहिए, फिर वो सेक्टर फ्लोरिश करेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया इसको पढ़ना चाहिए। देन आज निर्मला सीतारमण मैम का एक स्पीच है बजट के ऊपर, वो देखना चाहिए। देन मोदी सरकार सर की जहाँ जहाँ जा रहे हैं और जो ये अपनी स्पीचेस में सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इनको ट्रैक करिए अभी इस समय, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हेल्प करेंगी ये जानने में
कि नेक्स्ट सेक्टर कौन से आने वाले हैं हमारे लिए। फोर्थ, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद चीप वैल्यूएशन। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज, दूसरा चीप वैल्यूएशन। जब आपको इतनी चीजें पता चल गई कि आपको सेक्टर मिल गया, अब सेक्टर के बाद आप कहां आते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन सी होती हैं और ये कैसे पता चलेगा हमको कि वो स्ट्रॉन्ग कंपनी चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है या नहीं। और वो अगर आपको जानना है तो ये 4 वीडियोस और प्लस ये वाला 5वां वीडियो इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक अगला वीडियो आने वाला है कैश फ्लो के बाद में रेशियोज का, ठीक। लेकिन अगर आप ये 4 और ये 5 वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी और चीप वैल्यूएशन भी, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनमें वैल्यूएशन चीप है और कंपनीज स्ट्रांग हैं, ठीक। तो कंपनीज स्ट्रांग बेसिकली मतलब अगर आप पूछा जाए कि स्ट्रांग कंपनीज कौन सी होती हैं, तो वो कंपनीज जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी के पास में बढ़िया टॉप लाइन हो, अच्छी बॉटम लाइन हो, मार्जिन्स कंपनी के पास में बढ़िया हो, डेट फ्री हो या फिर बहुत मिनिमम डेट हो, कैश फ्लो कंपनी के पास में अच्छा हो, रेशियोज बढ़िया हो कंपनी के, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग ना हो। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं इन 5 वीडियोस में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो इन 5 वीडियोस को देख लीजिए और इसी में से आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी वैल्यूएशंस कैसे निकालने हैं और कौन सी कंपनी है जो चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है आज की डेट में, ठीक। सो जब आपको ये पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन सी है और चीप वैल्यूएशन वाली कंपनी कौन सी है, उसके नाम लिख के अपने पास में एक जगह पे लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। 5वां काम क्या है, वो है फॉलो सेक्टर रोटेशन एंड वैल्यू माइग्रेशन। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेक्टर रोटेशन, एक वैल्यू माइग्रेशन। क्या है सेक्टर रोटेशन और क्या है वैल्यू माइग्रेशन? सिंपल चीज है। सेक्टर रोटेशन का मतलब है आज से 1 साल पहले जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे या आज से 3 साल पहले जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, अब वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो कोई और सेक्टर आएंगे वो परफॉर्म करेंगे। जैसे बहुत टाइम पहले आप देखते होंगे कि आईटीज दबा के बढ़िया चल रहा था, फिर आईटीज के चलने के बाद लास्ट 1-2 सालों में कौन कौन सा चला, एनर्जी चला बहुत अच्छे से, रेलवेज चले बहुत बढ़िया, है ना, अब और डिफेंस चले बहुत अच्छे। फिर उसके बाद क्या हुआ, पीएसयू बैंक्स चले बहुत बढ़िया, पीएसयू सारी जितनी कंपनियां थी वो चली बहुत अच्छी। फिर आपको लग रहा है कि अभी पीएसयूज चलेंगे, अब सेक्टर रोटेशन होगा, कोई नया सेक्टर आएगा जो बढ़िया चलेगा। जैसे इस समय किस सेक्टर की बात हो रही है, डेटा सेंटर सेक्टर की बात हो रही है, एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, और अभी ये एआई आएगा, ठीक। तो फॉलो सेक्टर रोटेशन, किस सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, किस सेक्टर से स्ट्रेंथ जा रही है, इसको पढ़ना है। अब ये आपको कहां मिल जाएगा, जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज ट्रैक करना शुरू करेंगे आपको ये चीज पता चल जाएगी। सेकंड है वैल्यू माइग्रेशन। क्या होती है वैल्यू माइग्रेशन? एक सेक्टर में से बड़ा पैसा निकलता है और दूसरे सेक्टर के अंदर जाता है, यही सेक्टर रोटेशन है और यही वैल्यू माइग्रेशन है, ठीक है। एक सेक्टर से पैसा निकलता है और दूसरे सेक्टर के अंदर जाता है। जब जो बड़ी मनी या जो स्मार्ट मनी होती है या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जब उनको ये पता चल जाता है कि भाई अब इस सेक्टर के अंदर जूस खत्म हो गया है, अब रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं बची है, तो वो रेलवे से पैसा निकालेंगे, उसके बाद जो अगला सेक्टर या डिफेंस से पैसा निकालेंगे, उसके बाद जो अगला सेक्टर आने वाला है उस सेक्टर के अंदर पैसा डालेंगे। ये चीज़ हमको करनी होती है, क्यों? जहाँ स्मार्ट मनी जा रही है, जहाँ बड़ा पैसा जा रहा है, वहीं हमारा अगला पैसा बनने वाला है। तो अगर आप मार्केट में न्यूकमर हैं, निवेशक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, सेक्टर रोटेशन पढ़िए, वैल्यू माइग्रेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेक्टर रोटेशन कैसे पता चलता है? सबसे आसान तरीका पता है क्या है? अगर आप ये एक्सरसाइज जो अभी अभी हमने करी, अगर ये एक्सरसाइज आप हर 10 दिन पर एक बार करेंगे तो उस सेक्टर का चार्ट आपको अपने आप घूमता हुआ मिलेगा। देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। निफ्टी ऑटो, देखिए ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, जब निफ्टी ऑटो का चार्ट यहाँ से घूम रहा है, दैट मीन्स कि आप निफ्टी ऑटो के जितने कंपोनेंट हैं उसमें ऑटो सेक्टर के जो जो स्टॉक्स हैं, ऑटो के जो जो प्रॉक्सी हैं, आप उनमें बाय करना शुरू कर दीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको सेक्टर रोटेशन जानना है तो क्या करना चाहिए? जो ये सेक्टर्स के इंडाइसेस होते हैं, इनको हर 10 दिन पर एक बार इनका चार्ट देखिए। जिस इंडाइसेस के अंदर आपको इंडाइसेस घूमता हुआ मिल जाए कि जहां पर ग्रोथ आनी शुरू हो रही है और जो अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया, वो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आपको सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। ये सबसे आसान तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यू माइग्रेशन या सेक्टर रोटेशन जानने का, ठीक। 6th है रीड द कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो फॉर रीबैलेंसिंग। नाउ रीबैलेंसिंग क्या होता है? हो सकता है कि आज से 3-4 महीने पहले आपने पोर्टफोलियो बनाया हो या 1 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया हो और अब उसके अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर पॉलिसीज का असर पड़ा। जैसे मिसाल के लिए फॉर एग्जांपल बताते हैं, वारी एनर्जीज एक कंपनी है, ठीक है, और वारी एनर्जीज बेसिकली क्या करती है कि सोलर सेल्स बनाने का काम करती है। अब ट्रम्प आते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो कंपनियां जो रिसाइकलिंग या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी में है उनको हम अपनी तरफ से पुश नहीं देंगे।
अब वारी एनर्जीज का बिजनेस जो है वो यूएस के अंदर भी है, ठीक है। तो ये जो खबर है ये वारी एनर्जीज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव है। तो रीड करिए अपनी कंपनियों को जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर हैं, और उनमें अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन आ रही है अच्छी या बुरी, तो आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंस का मतलब क्या है? हो सकता है कि कुछ कंपनियों में पोजीशन कम करनी पड़े, कुछ कंपनियां एकदम सेल करनी पड़े, कुछ नई कंपनियां आपको ऐड करनी हो अपने में। तो ये रीबैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो की कंपनियों को दोबारा पढ़ने का। जैसे आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनियां हैं उनके अभी लेटेस्ट रिजल्ट आए होंगे क्वार्टरली, देखिए कि रिजल्ट्स कैसे हैं, अच्छे, बुरे या एवरेज, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी है जो कॉन्टिन्यूसली खराब रिजल्ट दे रही है, तो फिर आपको उस कंपनी से, मतलब उस कंपनी के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत होगी कि उसको पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें। अब सोचिए कि अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, इस समय, तो भी आपको लगता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि यार मार्केट में क्या हो रहा है। नहीं, ये टाइम है ये काम करने का, और जब आप इस काम में बिजी होंगे ना, वही आपको बड़ा पैसा बना के देगा। और जितने इस समय मार्केट के अंदर जो भी लर्नेड पर्सन है, उनमें से कोई भी परेशान नहीं है, वो सब यही कर रहे हैं इस समय, ये कर रहे हैं जो हमने अभी आपको सिखाया। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस मार्केट में क्या नहीं करना है। ये तो हो गया जो करना है, क्या है जो नहीं करना है। और अभी हम आपको बड़ी मजेदार बात बताएंगे, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, या नहीं कहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसमें आके आपको मजा आ जाएगा अभी, ठीक है। खैर, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाय सेल इन दिस मार्केट। देखिए, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट में बुरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो और क्लैरिटी ना हो, तब मार्केट के अंदर कभी कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर अभी आप इस मार्केट में कुछ बाई करने की कोशिश करेंगे या कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे, ये सबसे गलत फैसला होगा इस समय, ठीक है। इसलिए इस मार्केट में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चुपचाप शांति से किनारे बैठना है। तो बाय सेल इस मार्केट में नहीं करना है, एक। दूसरा, सेलिंग योर फॉलिंग स्टॉक। क्या होता है आमतौर पे? भाई कोई स्टॉक गिर गया मान लो, ठीक है, और आपने कहा कि भाई इस स्टॉक को क्या बेच दें, क्या ये इतना गिर गया है। जैसे मिसाल के लिए ईएमएस को लेते हैं, ठीक है, चलो ये रहा ईएमएस, ठीक ना। ये कंपनी अपना जो हाईएस्ट लेवल था 971, वहां से गिर के 650 के आसपास आ गई, 30% वैल्यू निकल गई इसकी, इसके टॉप लेवल से 30% वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब लोग परेशान होकर पूछने लगते हैं कि भाई क्या करें इसके अंदर। तो हम ये तो नहीं बता सकते आपको क्या करो, हम कहते हैं कि आप कंपनी को पढ़ो, ठीक है। अब इस कंपनी का डेटा आप देखो, ठीक ना। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का आया, अभी देखना, क्वार्टरली रिजल्ट्स आमतौर पर 150-200 करोड़ के करीब टॉप लाइन था, वो बढ़ के 250 करोड़ के आसपास कंपनी का टॉप लाइन है। नाउ मार्जिन 25-26% के आसपास थे, मार्जिन हाईएस्ट हैं आज तक के इसके, कहाँ? 29% के आसपास, ठीक। देन बॉटम लाइन 30 करोड़ के आसपास, 23 करोड़ के आसपास था, वो बॉटम लाइन बढ़ के स्टैटिक 50 करोड़ का है। व्हाट डज इट मीन? पिछले 4 क्वार्टर ईएमएस के लिए सबसे शानदार क्वार्टर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज आप देखना जरा, ठीक है, या ठीक, वैल्यूएशन। नाउ ये कंपनी आज तक के अपने सबसे चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, 20 के पी पर अवेलेबल है कंपनी। अब आप सिंपल सी एक चीज सोचो कि अगर कोई स्टॉक सिर्फ नीचे गिर गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसको सेल कर देना है। आपको क्या करना है? उस कंपनी को पढ़ना है, उसका बिजनेस पढ़ना है कि कंपनी के बिजनेस पे क्या असर पड़ा है। क्या कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है, ठीक है, या कंपनी का डेटा खराब हुआ है। तो सेलिंग फॉलिंग स्टॉक, की अगर आपका स्टॉक फॉल कर रहा है, 30% गिर गया है, तो उसको आपने सेल कर दिया बिना ये देखे हुए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं। तो अगर आप इस मार्केट में अपने स्टॉक सिर्फ इसलिए सेल कर रहे हो कि वो गिर रहे हैं, तो ये सबसे गलत फैसला है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। सेकंड, एवरेजिंग फॉलिंग स्टॉक। अब क्या होता है कि कोई स्टॉक गिर रहा है, आपने सोचा कि भाई इसको लाओ एवरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, एक चार्ट निकालते हैं हम लोग, चलो ईएमएस का ही निकालते हैं चार्ट, ठीक है। इसको देखना, ठीक ना, ये गिर रहा है स्टॉक, ठीक है, और किसी ने सोचा कि भाई लाओ इसको एवरेज कर लेते हैं, बिकॉज गिरते स्टॉक क्या होता है कि सस्ता मिल जाता है, तो सोचते हैं एवरेज कर लें। कॉन्सेप्ट क्या है स्टॉक मार्केट का? नेवर एवरेज डाउन। गिरते हुए स्टॉक को एवरेज नहीं करना है, नेवर एवरेज डाउन। क्यों? इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, यहां पे आपने स्टॉक में मान लो 100 रुपए लगाए थे, ठीक है। अब मान लो स्टॉक गिरा, आपने 100 रुपए और लगाए, स्टॉक और गिरा, आपने और 100 रुपए लगाए, और गिरा, आपने और 100 रुपए लगाए। अगर आप आज की डेट में देखो तो आपके 400 रुपए फंस गए, है ना। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो नेवर एवरेज डाउन का, तो आपके सिर्फ 100 रुपए फंसते, आपके 300 रुपए बचे रहते। कब स्टॉक में एवरेजिंग की जाती है? एवरेज हमेशा चढ़ते स्टॉक में किया जाता है। उल्टी बात बता रहे हैं हम, पर यही मार्केट का सही नियम है। गिरते शेयर को कभी बाई नहीं करना चाहिए। कब बाई करना चाहिए? जब वो राउंडिंग बॉटम दे दे और अप ट्रेंड में आए। आशीष कचोलिया सर का आज का इंटरव्यू है, उनका ध्यान से देखिएगा, और ट्विटर के ऊपर उन्होंने बताया है, किसी ने पूछा था उनसे कि सर आप कब बाई करते हो, तो उन्होंने कहा यार मैं चार्ट के ऊपर बाई करता हूं जब ब्रेकआउट आए, ठीक है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो गिरता स्टॉक है उसको एवरेज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है।
गिरते स्टॉक को कभी भी एवरेज नहीं करना है मार्केट के अंदर, तो ये काम नहीं करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एफएनओ और इंट्राडे टू रिकवर लॉस। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि भाई पोर्टफोलियो में 30% लॉस हो गया या 40% लॉस हो गया है, मतलब वो दिखा रहा है पोर्टफोलियो डाउन है, तो क्या करते हैं कि यार लाओ एफएनओ कर लेते हैं या इंट्राडे कर लेते हैं तो लॉस रिकवर हो जाएगा। कभी नहीं होगा। और उल्टे क्या होता है कि इस तरह की मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि 300 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, इसमें होता क्या है कि लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए कभी भी इसके चक्कर में नहीं जाना कि पोर्टफोलियो के अंदर लॉस हो रहा है तो एफएनओ और इंट्राडे के साथ में रिकवर कर लेते हैं उसको, इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। और लास्ट सबसे मज़ेदार चीज़ बताता हूं मैं, कितने लोग इस बात से मेरी सहमत हैं कि अभी लेटेस्ट क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादातर लोग घुसने लगे हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अब रात के टाइम में क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। यस नो बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखना जाके 11 हज़ार लोग बैठे हुए हैं लाइव वॉचिंग में, 11,000 क्रिप्टो की ट्रेडिंग में, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जब एफएनओ और इंट्राडे के अंदर जब ये सारे नियम आए नए वाले, तो अब एफएनओ के अंदर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ और फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ। ये काम है जो आपको नहीं करना है, ये बात समझना। बड़ा पैसा किस्मत से पैसा क्रिप्टो के अंदर और फॉरेक्स में बन जाता है। कायदे से पैसा जो है वो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उनमें जो ट्रेडिंग डेस्क होती हैं, जिनके पास में ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो पैसा बनाते हैं बड़ा, बिकॉज वो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये चीज़ थी, वहाँ बड़ा पैसा बनता है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग बड़ा पैसा बना सकते हैं और क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग में, तो सिवाय लॉस के और कुछ नहीं होगा। इसलिए जब मार्केट में कुछ होता है, जो अभी सिचुएशन चल रही है पैनिक की सिचुएशन, इसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं क्रिप्टो की तरफ और फॉरेक्स की तरफ, ठीक है। नहीं करना है ये काम। कहते हैं कि जब सिचुएशन एडवर्स होती है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिहेव करने से आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो, ठीक है। एक बहुत बढ़िया केस था हैरी पॉटर सीरीज में, एक सीरीज थी हैरी पॉटर की, जिसके अंदर जो दोनों हीरो हैं, हरमाइनी और तीनों बच्चे, वो फंस जाते हैं पेड़ों के एक झुंड में। तो वो जादुई पेड़ होते हैं। तो हरमाइनी कहती है कि कुछ करना मत, चुपचाप ऐसे खड़े रहो और अपने आप नीचे निकल आओगे। अगर तुम हिलोगे डुलोगे तो वो पेड़ और ज़्यादा जकड़ेंगे। सेम यही चीज़ मार्केट की है। जब मार्केट के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, जो अभी इस समय चल रहा है, ऐसे समय में आप जितना ज़्यादा मार्केट में एक्टिविटी करोगे कि आप बाई सेल कर रहे हो, गिर रहा है शेयर, आप उसको सेल कर रहे हो, और गिर रहा है आप उसको एवरेज कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि लाओ यार एफएनओ में चले जाते हैं, हो सकता है रिकवरी हो जाए थोड़ी सी, फिर सोच रहे हो लाओ यार क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लेते हैं। जितना ज़्यादा आप करते रहोगे उतना आपका लॉस बढ़ता रहेगा। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना, देखो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो भाई। मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, समझ में आ रहा है। क्या मारुति अपने पूरे प्लांट में ताला लगा के घर चले जाएंगे मारुति वाले? या इन्फोसिस, क्या वो अपनी पूरी फैक्ट्री में ताला लगा के और बोलेंगे कि आज के बाद से बिजनेस बंद सारा? क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपरी स्तरों से 15% गिर गई है। या प्रिकॉल जो गाड़ियों के लिए पार्ट्स बनाती है, वो कहेगी कि भैया मार्केट जो है ना 15% गिर गई है, अब तो सब बंद करो। या रेडिको खेतान, वो बोलेगा कि यार मतलब मार्केट 15% गिर गई है तो अब हम दारू बनाना बंद कर देंगे, सब बंद करो, फैक्ट्री वैक्ट्री सब बंद करो, खत्म। नहीं होगा। क्या होगा? पहले 15 बोतल बनाती थी, अब 10 बोतल बनाएगी। प्रिकॉल पहले 100 रुपए का धंधा करता था या 100 पार्ट्स बनाता था, अभी 70 पार्ट्स बनाएगा। इन्फोसिस पहले 20 इंप्लॉय को रखे हुए था, अभी 10 इंप्लॉय को रखेगा। जैसे मार्केट में डिमांड वापस आएगी, रेडिको खेतान दोबारा से पहले 20 बोतल बना रहा था, डिमांड तेज होगी, वो 30 बोतल बनाना शुरू करेगा। सेम यही काम हम लोग को भी करना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। अपने आप को एक बिजनेस के ओनर के तौर पे देखना है, ठीक है। क्या करना है? ये देखना है कि इकोनॉमी के अंदर थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, हमको भी थोड़ा सा स्लो हो जाना है। नया पैसा मार्केट के अंदर और नहीं डालना है, अपने पोर्टफोलियो को ठीक से पढ़ना है, कंपनीज को पढ़ना है और आगे की तैयारी करके रखनी है। और सबसे मज़ेदार बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही पैसा बनाएगा इस मार्केट के अंदर आगे आने वाले टाइम में जो आज की डेट में ये तैयारी करके रखेगा और बमुश्किल 2 महीने 3 महीने के बाद जैसे मार्केट स्टेबल होना शुरू होती है, जो उस समय खरीदारी करेगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। बाय लो सेल हाई, जो आज की डेट में मार्केट से निकल गया, छोड़ के मार्केट चला गया, वो तब मार्केट को खरीदेगा जब मार्केट अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। उसका पैसा कभी नहीं बनेगा। दोबारा हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए हमने आज कहा था कि भाई कुछ भी बाय करो, लेकिन बाय करो। हम क्यों कह रहे हैं ये चीज़? बिकॉज ये हमारे माइंडसेट को सुधार देती है। हमारे माइंडसेट को ये बताती है कि जब मार्केट के अंदर पैनिक हो उस समय खरीदो, जब मार्केट में पैनिक हो उस समय खरीदो, ठीक। तो करना क्या है,
जो ये तैयारी हमने बताई, ये तैयारी करके रखनी है, और जैसे मार्केट हल्के से संकेत देती है कि रिकवरी आने वाली है, वैसे मार्केट के अंदर बाय करना है। सिंपल सी चीज़ है, 1.5 अरब की आबादी है हमारी, कंजम्पशन स्टोरी हमारी इतनी बड़ी है, दुनिया में हर किसी को जो सामान बेचना है उसको हमारे पास आना ही पड़ेगा। इंडिया की मार्केट को अवॉइड करके कोई रह नहीं सकता। सिंपल ये चीज़ है कि हाँ, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और कौन से सेक्टर्स होंगे, सिंपल बस इतनी चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और थोड़ा सा जो पैनिक है मार्केट के अंदर, ये हमेशा रहेगा। 30% 40% पोर्टफोलियो में करेक्शन हर 3 से 4 साल के अंदर एक बार आता है, ये आएगा। इससे अच्छा क्या होता है, इसकी वजह से होता क्या है कि सस्ते वैल्यूएशंस पर वो कंपनीज अवेलेबल हो जाती हैं जिनके बिजनेसेस बढ़िया होते हैं। इस समय बार्गेन हंटिंग हो रही है, एकदम बार्गेन हंटिंग हो रही है। बड़े बड़े बढ़िया कंपनीज जो हैं उनमें आप देखना निचले स्तरों पर जम के आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वो सारे समझदार लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस समय बार्गेन हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग चूंकि टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों देखते हैं, इस वजह से हम लोग अभी बार्गेन हंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज चार्ट्स पर जब स्ट्रेंथ थोड़ी सी दिखेगी हम तब बार्गेन हंट करेंगे। पर यही सही तरीका है। बाकी आप अगर मार्केट के अंदर न्यूकमर हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है नॉलेज एक्वायर करना। जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना ही मार्केट से बाहर निकलने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। सो ये था छोटा सा सेशन, हमको लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और हमारी बात मानिए, कल जब मार्केट ओपन होती है, अगर निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर गिरावट होती है और अगर आप इससे पहले आपका माइंडसेट अगर गड़बड़ है, आपको अगर डर लगता है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा परचेज करिए। भले 100 रुपये का कुछ भी परचेज करो, पर परचेज करो उसको। ये आपके माइंडसेट को सुधारेगा। आपके माइंड, फिर क्या होगा, देखिए समझिए क्या होगा। हम लोग आज भी ये कहते हैं, जब कोई कुछ कहता है कि मार्केट के बारे में कि भाई इतना पैनिक हो रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार हम लोग वो हैं जिसने कोविड के लोअर सर्किट में परचेज करा था। याद है ना कि जब ये हो रहा था पैंडेमिक, उसके लोअर सर्किट में हम लोगों ने परचेज करा था। तो ये चीज़ माइंडसेट को ही बदल देती है। अब हम लोग एक स्टॉक के तौर पे नहीं या पोर्टफोलियो के तौर पे नहीं, उसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं, ठीक है। और यही माइंडसेट हम लोग को डेवलप करना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस मार्केट के अंदर ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा हो गया है सेशन, पर एक बार आपका माइंडसेट ये बन गया जो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपको मार्केट में बड़ा पैसा आसानी से बनेगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर आपके पास ये माइंडसेट नहीं है तो फिर आप परेशान होकर हमेशा घूमते रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके संबंध में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम साथ में लेके आते रहेंगे। इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक डेटा तो नहीं, बट सेक्टर एनालिसिस और वैल्यू माइग्रेशन, इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बनाकर हम लोग साथ में आपके शेयर करेंगे, ओके। सो उम्मीद है कि जो सेशन है इससे आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो माइंडसेट वाला पार्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जो सेकंड चैनल है हमारा, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो शेयर करते हैं आपके साथ में, उसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका माइंडसेट बेहतर होने में मदद मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद जो सेशन का नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर अपने कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो के बारे में 1-2 कमेंट्स बिल्कुल डाल दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आई। जैसे कि ये हमने पॉइंट्स शेयर किए, इसमें से कौन सा पॉइंट था जो आपका सबसे फेवरेट पॉइंट था, लाइव में नहीं, जो ये लाइव चैट चल रहा है यहाँ नहीं, लाइव खत्म होने के बाद में नीचे, ठीक है। और इन सब के साथ में अगर और ज़्यादा मार्केट के बारे में सीखना हो तो जो ये कोर्सेज हमने डाल रखे हैं, ये कोर्सेज आप एक बार इनको देख सकते हैं, ओके। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए ब्रदर, जम के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।